हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर में। और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर जो है उसको कंप्लीट करेंगे और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर को फिनिश करेंगे। बट उससे पहले कि हम लेक्चर पर चले, लेट अस रिकॉल कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, जिसमें हमने फैराडे के लॉज देखे थे। उसके बाद हमने लेंज लॉ देखा था, फिर हमने मोशनल ईएमएफ देखा था। मोशनल ईएमएफ जहां पर हमारा खत्म हुआ था वहां पर हमने म्यूचुअल इंडक्शन की बात करी थी, जहां पर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। सबसे पहले हमने दो को-एक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था और उसके बाद जो दो सर्कुलर कॉइल्स थी, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जानने के बाद हमने देखा था कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कितना होता है। अब इसके बाद आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। फिर हम एक सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो देखेंगे, और इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे लास्ट में हम वो पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप अभी तक जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं आपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो इससे पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द लेक्चर टुडे, आज का हमारा पहला टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। भाई साहब देखो, जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, जहां आप पहला क्या करते थे, आप सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते थे। आप दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में रखते थे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता था वो आप फाइंड आउट करते थे। फिर आप उन्हीं रेजिस्टर्स को पैरेलल में रखते थे और आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। कैपेसिटर चैप्टर में भी हमने देखा था, दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को हम साथ में रख करके, सीरीज में रख करके उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे। उसके बाद उन्हीं कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में रख करके उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालते थे। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर भी अप्लाई करना है। हमारे पास दो या दो से ज्यादा कॉइल्स होंगे। हमने एक कॉइल के लिए तो पता कर लिया कि एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, बट अगर एक से ज्यादा कॉइल होंगे, हमारे पास दो होंगे, दो से ज्यादा होंगे, तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हम कैसे निकालेंगे इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सबसे पहले हम वो देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक का हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। क्या हेडिंग दीजिए? हेडिंग होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, जहां हम एक से ज्यादा कॉइल्स को एक साथ अरेंज करेंगे। सबसे पहले सीरीज में अरेंज करेंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आता है। उसके बाद हम उन्हीं कॉइल्स को पैरेलल में अरेंज करेंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। सीरीज का मतलब क्या है भाई साहब? कि आपके दो कॉइल्स हैं, सपोज करिए कि ये आपका कॉइल 1 है, राइट, और इसके साथ ही आपने इसके बगल में एक दूसरा कॉइल लगा रखा है, आपका कॉइल 2 है। ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा आपका पॉइंट बी, और ये रहा आपका पॉइंट सी। क्या रहा? पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए और बी के बीच में मान लीजिए आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो आपका ईएमएफ है, वो है आपका E1, और पॉइंट और बी और सी के बीच में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप या फिर जो ईएमएफ है वो आपका कह लीजिए है आपका E2। तो अगर ए और बी के बीच में आपका ईएमएफ E1 है, बी और सी के बीच में ईएमएफ E2 है, तो ए और सी के बीच में क्या होगा? हम जानते हैं कि जब सीरीज में हम चलते हैं तो करंट तो सेम रहता है, बट जो पोटेंशियल है वो आपकी घटते जाती है, और जो टोटल पोटेंशियल एक से दूसरे पॉइंट के बीच में होती है, जो इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ होता है, वो होता है ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने रेजिस्टर्स में भी पढ़ा था, जहां पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 आता था, और यहां पर भी सेम एनालॉजी से जो A और C के बीच में आपका ईएमएफ होगा E, दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। आई बात समझ में? अब आपने इंडक्टर में पढ़ा है, अभी आपने कल के लेक्चर में पढ़ा है कि जो ईएमएफ होता है किसी कॉइल का वो क्या होता है? ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बाई
माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी हमने कल पढ़ा था, जहां हमने एक कॉइल के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो एल के टर्म्स में सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में डेराइव करी थी। तो हमारा ये फॉर्मूला आया था ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई कीजिए, जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, राइट। और ईएमएफ ई वन को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल वन डी आई वन बाई डी टी वन, सॉरी माइनस ऑफ एल वन डी आई वन बाई डी टी होगी, टाइम तो सबके लिए सेम रहेगा, माइनस ऑफ एल टू डी आई टू बाई डी टी, राइट। बट आप ये भी जानते हैं कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो जो आपका करंट फ्लो करता है हर एक एलिमेंट से वो सेम फ्लो करता है। मतलब अगर इससे करंट आई फ्लो करेगा तो इससे भी करंट आई ही फ्लो करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट वेरी नहीं करता है। तो अगर यहां पर करंट आई है तो यहां पर भी करंट आई होगा और यहां पर भी करंट आपका आई ही होगा कि नहीं होगा। अब अगर यहां पर भी डी आई बाई डी टी, यहां भी डी आई बाई डी टी और यहां भी डी आई बाई डी टी, तो तीनों डी आई बाई डी टी को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ एल वन माइनस ऑफ एल टू। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू एल वन प्लस एल टू इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स। आई बात समझ में? क्या था, आपके पास दो कॉइल्स थे, कॉइल ए, कॉइल 1, कॉइल 2। कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस L1 था, कॉइल 2 का सेल्फ इंडक्टेंस L2 था। ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप E1, बी और सी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप E2। तो ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब आपने ईएमएफ का कल फॉर्मूला इंडक्टर के केस में डिराइव करा था, ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अगर आप ईएमएफ इस फॉर्मूले को यहां पर पुट करेंगे तो E1 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ L1 डी आई वन बाई डी टी और E2 को लिख सकते थे माइनस ऑफ L2 डी आई टू बाई डी टी। अब क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I1 I2 सेम रहता है तो आपने यहां पर डी आई बाई डी टी, यहां पर डी आई बाई डी टी कर दिया और जो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी उसके साथ इक्वेट कर दिया। डी आई बाई डी टी जो तीनों जगह है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स के केस में वो आएगा एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2। आई बात समझ में? वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स देखने के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है, रेजिस्टर में भी पढ़ रखा है, कैपेसिटर में भी पढ़ रखा है, तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपके पास दो कॉइल्स हैं, राइट। कॉइल L1, राइट, जिसका कॉइल 1 जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और कॉइल 2 जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। इन दोनों को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल सेटअप में कनेक्ट करके रखा हुआ है। सपोज करिए यहां से करंट आ रहा है आपका यहां से करंट आ रहा है आपका I और ये करंट आगे जाने के बाद आपके दोनों कॉइल्स में I1 और I2 में डिवाइड हो जा रहा है। कॉइल 1 में गया आपका I1 करंट, कॉइल 2 में गया आपका I2 करंट, राइट। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका L2 है। अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर जो ईएमएफ जनरेट होगा E1 वो क्या होगा, माइनस ऑफ एल डी आई वन बाई डी टी और इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, E2 इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई टू बाई डी टी होगा इतना ईएमएफ जनरेट। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ होता है अक्रॉस द टू एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल वो ईएमएफ सेम होता है। खैर चलिए अभी हम आगे आते हैं। तो आपने क्या कहा सर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आपका I आ रहा है और ये करंट आपके दोनों कॉइल्स में I1 और I2 में डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए जो आपका इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 लेट अस से कि हमारा इक्वेशन है जहां I इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी आई बाई डी टी इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी।
di2/dt बनेगा। अब यहां से जो आपका di1/dt और di2/dt है, क्या आप इसको ईएमएफ के टर्म्स में लिख सकते हैं? अगर आपका E1 था -L1 di1/dt और ईएमएफ और E2 था आपका -L2 di2/dt, तो क्या आप यहां से di1/dt और di2/dt को E1 और L1 के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो आप लिख दीजिए di1/dt आपका यहां से कितना हो गया, -E1/L1 और di2/dt आपका यहां से कितना हो गया, di2/dt हो गया -E2/L2। तो अगर आप यहां से और di/dt को आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका अगर आपका मान लीजिए इक्विवेलेंट आपको निकालना है इंडक्टेंस, तो आप क्या लिखेंगे, E = L इक्विवेलेंट इंटू di/dt। तो यहां से आपका di, यहां पर EMF E = -L इक्विवेलेंट इंटू di/dt, तो यहां से आप di/dt को लिख सकते हैं, di/dt का वैल्यू आया -E/L इक्विवेलेंट। अब इस di/dt को आप यहां पर पुट कर सकते हैं, तो अब di/dt का जो वैल्यू आया आपका -E/L इक्विवेलेंट इक्वल टू di1/dt। di1/dt को आप लिख सकते हैं -E1/L1 और di2/dt को आप लिख सकते हैं -E2/L2। यहां तक आप पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ईएमएफ यहां पर E1 है और जो ईएमएफ यहां पर E2 है, ये दोनों सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आप निकालना चाहते हैं, वहां पर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। तो यहां पर अगर E है तो यहां पर भी E हो जाएगा और यहां पर भी E हो जाएगा, और क्योंकि तीनों जगह E है तो आप E को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन के आया 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। क्या ये फॉर्मूला रेजिस्टर के केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां पर दो रेजिस्टर्स होते हैं R1 और R2, और आप दोनों को जब पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या आता है 1/R1 प्लस 1/R2। सेम चीज यहां पर है, जब आपके पास दो इंडक्टर्स हैं, दो कॉइल्स हैं, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा दोनों का 1/L इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा 1/L1 प्लस 1/L2। आई बात समझ में? तो यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके सारी चीजों को लिख लीजिए। चलो, तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ लिया, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, जहां पर हमने पढ़ा कि अगर आप दो इंडक्टर्स को, दो कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। सिमिलरली आपने पैरेलल के भी केस में पढ़ लिया कि अगर आप दो इंडक्टर्स को, दो कॉइल्स को पैरेलल में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। बट यहां पर आने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, जिन बेसिक्स को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, तब आपको यहां पर चीजें समझने में आसानी होगी। राइट, ठीक है। अब एक बात बताइए, किसी पॉइंट का पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कुछ नहीं, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में, सपोज करिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर आपका दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये जो दो पॉइंट्स हैं पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B, ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। लेट अस सपोज कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। जो आप A से B तक एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना काम करते हैं, पॉइंट A से B तक एक यूनिट चार्ज को मूव करने में आप जितना काम करते हैं, वही इस पॉइंट की पोटेंशियल आपको बताती है। राइट, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो V इक्वल टू W/Q, ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है। तो अगर आपको W निकालना है, अगर आपको मान लीजिए वर्क डन निकालना है, अगर आपके पास यूनिट चार्ज नहीं है, अगर आपके पास चार्ज Q है, अगर आपके पास चार्ज Q है जिसको आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है, तो उसमें कितना वर्क आपको मूव कराने में लगेगा अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप वर्क डन करने के लिए आप Q इंटू V करेंगे।
आप वर्क डन करने के लिए Q इंटू वी करेंगे। अगर आपका चार्ज बहुत छोटा है, अगर आपका चार्ज बहुत छोटा है, dq है, तो आपका जो dw हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v dq। मतलब क्या, मतलब कि dq चार्ज को v पोटेंशियल से अगर आपको मूव कराना है, v पोटेंशियल डिफरेंस से अगर आपको मूव कराना है, तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ रखा है। आई रिपीट, पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ स्लो मैन। इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन स्लो मैनर, राइट। ये हमने पोटेंशियल दी। तो अगर आप यूनिट डिफरेंस, अगर आप यूनिट चार्ज को मूव कराने में काम भी कर रहे हैं, अगर आप यूनिट चार्ज को मूव कराने में काम भी कर रहे हैं, तो Q चार्ज को मूव कराने में या DQ चार्ज को मूव कराने में आप कितना काम करेंगे, V इंटू DQ। आई बात समझ में? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। तो ये था हमारा बेसिक्स की dW बराबर V इंटू DQ। अब आते हैं हमारा इस सेटअप पे, हमारे सर्किट पे, कि सर अगर मेरे को एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो ये सर्किट है हमारा, यहाँ पर आपने कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है और आपको इस सर्किट में करंट I को फ्लो कराना है। आपको क्या कराना है, आपको इस सर्किट में करंट I को फ्लो कराना है। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, जब ये करंट इस कॉइल से मूव करेगा, जब ये करंट I इस कॉइल से मूव करेगा तो क्या होगा, इस कॉइल में EMF जनरेट होगा। हमने पढ़ा है इंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करेगा क्या होगा, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से EMF जनरेट होगा। और ये जो EMF इसमें जनरेट होगा वो कितना होगा, EMF E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये इतना EMF जनरेट होगा, ठीक है। बट ये जो EMF जनरेट होगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये क्या करेगा, ये इस करंट को फ्लो करने से रोकेगा। ये क्या करेगा, ये इस करंट को फ्लो करने से रोकेगा। हमने लेंज लॉ में पढ़ा है, द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच क्रिएट्स इट। द पोलैरिटी इंड्यूस्ड, द पोलैरिटी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, लेंज लॉ क्या बोलता था, द पोलैरिटी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच क्रिएट्स इट। यानी कि जो EMF जनरेट हो रहा है कॉइल में, उसका पोलैरिटी इस तरीके से होता है कि जिसकी वजह से वो EMF बन रहा है उसको वो अपोज करता है। तो यहां पर EMF क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि करंट इससे फ्लो कर रहा है। तो ये जो EMF जनरेट होगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ये क्या करेगा, इस करंट को फ्लो करने से रोकेगा, अपोज करेगा। बट आपको क्या करना है, आपको तो करंट फ्लो कराना है सर्किट से। तो अगर आप करंट चाहते हैं फ्लो कराना और आपको पता है कि यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है L जो EMF E जनरेट करके इसको रोक रहा है, आप सर्किट से करंट फ्लो कराना चाहते हैं I, और आपको पता है यहां कोई व्यक्ति बैठा है L जो EMF E जनरेट करके इसको फ्लो करने से रोक रहा है, तो आपको यहां पर एक बैटरी बिठाना पड़ेगा जिसका EMF होना चाहिए माइनस E, जस्ट इसके अपोजिट। अगर ये आपको EMF E लगा करके करंट को फ्लो करने से रोक रहा है, तो यहां पर आपको सेल लगाना पड़ेगा जिसका EMF माइनस E होगा, जो कि इस करंट को फ्लो करवाएगा। इसके होने के बावजूद इस करंट को फ्लो करवाएगा। आई बात समझ में? अगर आपको पता है कि सर्किट से करंट I फ्लो कराना है और यहां कोई इंडक्टर बैठा हुआ है L जो EMF E जनरेट करके इस कॉइल को मूव करने से, इस करंट को मूव करने से रोक रहा है, तो आपको एक सेल यहां पर बिठाना पड़ेगा जिसका EMF माइनस E होगा, जो इसके होने के बावजूद करंट को इस सर्किट से फ्लो कराएगा। होगा कि नहीं ऐसा? तो आपका सेल का EMF कितना आ गया, आपका सेल का EMF, आपका सेल का पोटेंशियल आ गया, सेल का आपका पोटेंशियल आ गया कितना, माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। भाई साहब E का वैल्यू था माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो आपका सेल का EMF क्या आ गया, माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब कि एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। मतलब जो सेल आपका है उस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका एल डी आई बाई, वो है आपका एल डी आई बाई डी टी। अब आपको पता है इस सर्किट में दो सेल है, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो आपको पता है वर्क डन होता क्या है, वर्क डन होता है V इंटू डी क्यू। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और आपको निकालना है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर मेरे को चार्ज dq मूव कराना है, अगर मेरे को चार्ज dq को मूव कराना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा v dq। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB, ये होता क्या है,
ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ये वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक मूव करने में जो काम करना पड़ता है वो होता है आपका VAB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यूनिट चार्ज से मूव करने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है VAB, तो DQ चार्ज को मूव कराने के लिए कितना करना पड़ेगा? V इंटू इस VAB को आप DQ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में V है और आप चार्ज DQ को उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव कराना चाह रहे हैं, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू VDQ। तो आपको यहां पर सेल का EMF, सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना? LdI/dt। तो अगर आप चार्ज DQ को यहां पर मूव कराएंगे, अगर आप चार्ज DQ को यहां पर मूव कराएंगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा LdI/dt इंटू DQ, LdI/dt इंटू DQ, आपको इतना काम करना पड़ेगा अगर आप चार्ज DQ को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अगर आप चार्ज DQ को मूव कराना चाहते हैं तो आपको इतना काम DW काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आप इस dt को dq के साथ लिख सकते हो क्या? आप इस dt को dw इक्वल टू LdI इंटू DQ/dt आप लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं तो ये dw क्या बन गया? ये बन गया LdI, और DQ/dt क्या होता है? DQ/dt आपका करंट होता है I, यानी LdI इंटू I। इसको अगर हम पलट कर लिख दें तो dw आपका कितना आ गया? LIdI। अगर आप LIdI को इंटीग्रेट कर दें, करंट की वैल्यू जब आपने सर्किट को ओपन रखा था, जब सर्किट आपका ओपन था तो आपका करंट कितना था? 0। ठीक है, जब सर्किट ओपन था, मान लीजिए जब सर्किट ये आपका ओपन था तो आपका करंट था सपोज करिए 0, और जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो मैक्सिमम वैल्यू करंट, मान लीजिए करंट की मैक्सिमम वैल्यू इस सर्किट में जो हुई वो हो गई I0। तो अगर आप इसको 0 से लेकर के I0 तक इंटीग्रेट कर दें तो क्या आपको टोटल वर्क डन निकल जाएगा? तो क्या आपको टोटल वर्क डन निकल जाएगा? और यही जो आपको टोटल वर्क डन निकलेगा, यही एनर्जी कहां स्टोर हो जाएगी? यही एनर्जी इंडक्टर में जाकर के स्टोर हो जाएगी। जितना काम आप करंट I को इस इंडक्टर से फ्लो कराने में लगा रहे हैं, जितना काम आप इस करंट I को इस इंडक्टर से फ्लो कराने में लगा रहे हैं, वही काम इस इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो अब क्या करना है? आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो W आपका क्या हो गया? W हो गया आपका LI²/2। लिमिट आपका कहां से कहां तक? 0 से लेकर के I0 तक, 0 से लेकर के I0 तक। मतलब कि आपका जो वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आया वो आपका आया LI02/2, और यही जाकर के यही जो वर्क डन आपने किया करंट I को फ्लो कराने में, यही इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये कितना हो गया आपका? LI02/2। मतलब कोई सा भी कॉइल होगा जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L आपको पता होगा और उसमें मैक्सिमम करंट I0 की वैल्यू आपको पता होगी, तो आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? वीडियो पॉज करके इस सबको लिख लीजिए। चलो, तो आपने निकाला क्या कि अगर आपके पास कोई इंडक्टर है L, राइट, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू LI02/2। अब सपोज करिए कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, तो उस सोलेनॉइड में आपकी कितनी एनर्जी स्टोर होगी? अगर आपने सोलेनॉइड को सर्किट से कनेक्ट कर रखा है तो उस सोलेनॉइड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू अब हम निकालने जा रहे हैं। आपने कल पढ़ा था, जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L कितना होता है। एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L कितना होता है हमने कल डिराइव करा था। दैट इज इक्वल टू μ0n² A इंटू L। μ0n² A इंटू L एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L हमने कल डिराइव करा था।
जहां n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, l इज द एरिया ऑफ वन कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड, और l क्या होता है, l इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये हमने कल डेराइव करा था। अब इसके हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, हम एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला जो हमने सोलेनॉइड के केस में पढ़ा था वो था क्या, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, जो पिछले चैप्टर में हमने डेराइव करा था। मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कोर ऑफ अ सोलेनॉइड, वो कितना होता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई नॉट, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई नॉट या फिर I। तो अगर आपका करंट सोलेनॉइड से I फ्लो कर रहा है तो हमने निकाला था म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अगर आपका मैक्सिमम करंट I नॉट है तो आप लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई नॉट, आप लिख सकते हैं। तो यहां से आपकी I नॉट की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आपकी I नॉट की वैल्यू देखिए, एनर्जी स्टोर्ड में आपको I नॉट चाहिए, राइट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के केस में आपको I नॉट चाहिए। तो यहां से आपकी I नॉट की वैल्यू क्या आ गई, B अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, B अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। तो आपको पता है L की वैल्यू, आपको पता है, आपको I नॉट की वैल्यू पता है, और आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है एनर्जी स्टोर्ड निकालने के लिए, L I नॉट स्क्वायर बाई 2, आपको वो भी पता है। तो आप इन दोनों को, L को और I नॉट को, दोनों को E में पुट कर दीजिए। तो E क्या हो गया आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब आप देख सकते हैं कि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया। म्यू नॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, एक म्यू नॉट ऊपर में है, तो आपका नीचे का एक म्यू नॉट कैंसिल हो गया। फाइनल जो आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला बन करके आया, वो आपका आया बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू नॉट, यानी कि इतनी एनर्जी एक सोलेनॉइड के अंदर स्टोर होती है। जहां पर ए क्या था, एरिया ऑफ अ सोलेनॉइड, मतलब एरिया ऑफ वन कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब ये ए इंटू एल क्या बता रहा है, टोटल वॉल्यूम कैप्चर्ड बाय द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ने कितना वॉल्यूम कैप्चर कर रखा है वो आपको ए इंटू एल बता रहा है। अगर आप यही एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इसी E को A इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन करके आ जाएगा वो आपका आएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने किसी कॉइल में, हमने किसी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी अगर उससे करंट I फ्लो करेगा, E इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2 निकाला, जहां पर I नॉट क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट। उसके बाद हमने इसी फॉर्मूले की हेल्प से एक सोलेनॉइड के केस में कितनी एनर्जी स्टोर होती है और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वैल्यू भी हमने डेराइव कर लिया। अगर आपको यहां तक बात समझ में आई हो, वीडियो पॉज करिए, इन सारी चीजों को लिख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए भाई, तो अब लिखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है इस टॉपिक का नाम देख करके ये चले कि भैया अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो क्यों नहीं आपने इसी टॉपिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, इसी टॉपिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाने की क्या जरूरत थी। तो जरूरत ये थी, यही कारण था ऐसा ना करने का, कि इस टॉपिक को वहां ना पढ़ाने का, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक नहीं बल्कि तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। सबसे पहले आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही, जहां का कॉन्सेप्ट हम केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ उठाएंगे। दूसरा जो आपका कैपेसिटर जो आपने पढ़ा था, कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा कि एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तीसरा जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने लास्ट
चैप्टर पढ़ा है वहां पर हमने यूज करा था एम्पियर सर्किटल लॉ का, और यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का भी यूज होने वाला है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए, लेट अस सपोज कि आपके पास एक ऐसा कुछ सर्किट है जहां आपने एक कैपेसिटर को सर्किट से कनेक्ट कर रखा है, राइट। ये आपका सेल है, बैटरी है, आपने इस कैपेसिटर को इससे कनेक्ट करके रख रखा है। ये है आपका कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है C। अब कैपेसिटर क्या होता है आपको अच्छे से पता हो भाई, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, दोनों के बीच में एक फिक्स्ड गैप पर हमने दोनों को लगा रखा होता है। चार्ज ये क्या करता है, अपने ऊपर स्टोर करता है। बट भाई साहब मेरे को बात बताओ, अगर आपने कैपेसिटर पढ़ा है और अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, राइट, तो मुझे एक बात बताओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ, पढ़ा था। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि आपके सर्किट में, जो सर्किट आपका है उसमें किसी भी टर्मिनल को अगर आप पकड़ेंगे, उस टर्मिनल पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। यही तो था किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या था कि अगर आपका सपोज करिए एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर मल्टीपल, इस टर्मिनल पर या फिर इस जंक्शन पर करंट, जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहां से बाहर जाएगा। हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने किरचॉफ्स करंट लॉ। तो एक बात बताओ भाई, अगर किरचॉफ्स करंट लॉ को हम यहां पर यूज करना चाहें, देखना चाहें कि क्या ये किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पर वैलिड है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। मान लो कि आपका बैटरी इससे कनेक्टेड है, यहां से करंट निकला I, ठीक है, यहां से करंट निकला I और यहां तक करंट पहुंच गया I, ठीक है। कैपेसिटर के इस प्लेट तक आपका करंट पहुंच गया I। अब यहां करंट I आता हुआ तो मुझे दिख रहा है, करंट I इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सर्किट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका किरचॉफ्स करंट लॉ वैलिड होता है। तो सर्किट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे करंट I आता हुआ तो दिख रहा है, बट जाता हुआ नहीं दिख रहा है यार। यहां से कोई करंट बाहर निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। बट सर किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो करंट आ तो रहा है यहां पर I, बट इसके दूसरे साइड से करंट I जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पर इनवैलिड हो गया क्या? पहली दिक्कत नोट करिएगा, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, राइट। तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught into net current passing through the surface enclosed by that closed path। यही हमने पढ़ा था। अब एक भाई मेरे को बात बताओ, ये जो गैप है, ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो गैप है, अगर यहां पर हम देखें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं तो यहां तो मुझे कोई करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है। करंट तो यहां पे है, करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, करंट इधर भी फ्लो कर रहा है, बट इन प्लेट्स के बीच में आई एम नॉट एबल टू से एनी करंट फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट फ्लो करता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहां लगाऊंगा तो म्यू नॉट I की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। I की वैल्यू क्या हो जाएगी कि बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स जीरो हो जाएगी। और अगर I की वैल्यू जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड B बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, प्लेट्स के बीच में, इन प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड B होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है भैया, हमने कहा कि भाई इस प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। बट अगर आप एक कॉम्पास लेकर के आते हैं, सपोज करिए अगर आप एक कॉम्पास लेकर के आते हैं और आप उस कॉम्पास को इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं, तो देखने को क्या मिलता है कि उस कॉम्पास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
अभी तो आपने बोला एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू कि भाई साहब इन प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, और अभी आप बोल रहे हो कि आप अगर यहां पर एक कॉम्पास रखेंगे तो उस कॉम्पास का निडल डिफ्लेक्ट करेगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है? कॉम्पास का निडल तो तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब उसके इर्द गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। सपोज करिए उसी कॉम्पास के निडल को अगर आप यहां पर रखेंगे, इस पूरे वायर वाले पोर्शन में अगर आप रखेंगे, तो क्योंकि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है करंट फ्लोइंग थ्रू a wire produces magnetic field around it. Current flowing through a wire produces magnetic field around it. तो अगर आप कंपास को यहां रखेंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, समझ में आता है। बट यहां तो कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे? और जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, तो फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा ही नहीं तो कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा कैसे? मतलब कि ये दोनों बातें, किरचॉफ साहब का करंट लॉ और एम्पियर साहब का सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दोनों लॉज इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में आकर के इनवैलिड हो जाते हैं। कैसे? एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली मुझे देखने को मिल रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अरे एग्जिस्ट करती है तभी तो आपके मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करता, हम मान लेते कि हाँ भाई तुम एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम आपकी बात मान लेते। अगर यहां पर कोई डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में नहीं होता, बट क्योंकि यहां पर आपका कंपास का मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपकी ये बात गलत है। मतलब कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहां पर कोई ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर आपका मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने यही बोला कि आपकी जो बात है एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये जीरो नहीं है, यहां मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगी? क्योंकि यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा, कोई ना कोई करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा, जिसके चलते यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप कंपास को ला रहे होंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ये बात मैंने नहीं कहा, ये बात कहा मैक्सवेल साहब ने, ये बात कहा मैक्सवेल साहब ने। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आपको भले यहां करंट दिख ना रहा हो, भले आपको करंट यहां दिख ना रहा हो, बट यहां करंट फ्लो कर रहा है। भले आपको करंट इन प्लेट्स के बीच में फ्लो करता हुआ दिख ना रहा हो, बट यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, जिस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। जिस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा करंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक करंट जो वायर से फ्लो करता है उसको उन्होंने नाम दिया कंडक्शनल करंट, और दूसरा करंट जो उन्होंने कहा कि इस प्लेट्स के बीच में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे मान लें जब दिख नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि है, प्रूफ भी तो करो अपनी बात को। आप कह देंगे हम मान लेंगे, ऐसे थोड़े ही होता है। आपने एक मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बोल दिया कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं, अपनी बात आपको प्रूफ भी करनी पड़ेगी। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि चलो कर देते हैं अपनी बात को हम प्रूफ। भाई साहब देखो, सबसे पहले तो स्पेस बनाते हैं, राइट? सबसे पहले ये सारी चीजों को हम इरेज करते हैं, पहले एक स्पेस बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि मैक्सवेल साहब ने अपने अजम्पशन को कैसे प्रूफ किया। उन्होंने कहा कि अगर यहां से करंट, अगर गैप है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा होगा। जब लोगों ने कहा कि इसको प्रूफ करो, तो देखो मैक्सवेल ने इसको कैसे प्रूफ करा। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने पढ़ा है कैपेसिटर, तुम लोग पढ़े हो? लोग बोले कि हाँ हम लोग पढ़े हैं। बोले कि कैपेसिटर में क्या पढ़े हो? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितनी होती है? उन्होंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा भाई ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा है कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपने पढ़ा है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड पता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, और अगर आपको कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इनटू द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स क्या हो जाएगा? E इंटू A। अब E की वैल्यू आपको पता है क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया A ये होगा। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा होता क्या है? इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। आप सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? आप सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A। क्या आप सिग्मा को Q बाई A लिख सकते हैं? क्या आप सिग्मा को Q बाई A लिख सकते हैं? तो हमने सिग्मा को यहां लिख दिया Q बाई A, तो आपका ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A बन के आ गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब यहां से A कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर वो कितना आया? आपका आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, आपको पता है कि इस कैपेसिटर के केस में होता क्या है कि जैसे ही आप सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करता है। क्या होता है? धीरे धीरे जैसे इससे करंट फ्लो करना शुरू करता है, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, मतलब चार्ज वेरी कर रहा होता है। चार्ज पहले कोई इनिशियली जब सर्किट आपका ओपन था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर, बट जैसे ही आपने इसको सर्किट से कनेक्ट किया चार्ज क्या हुआ? यहां पर स्टोर करता अपने मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया। यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बाई E, चार्ज यहां पर वेरी करता है। इनिशियली चार्ज 0 था और धीरे धीरे चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स पर स्टोर होते चला गया। तो अगर आप यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्योंकि चार्ज वेरी करता है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें d phi E बाई dt, टाइम के साथ अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आएगा? आपका आएगा dq 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई dt। टाइम के साथ चार्ज वेरी करता है, तो आपने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के साथ आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d phi E बाई dt क्या आया? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq बाई dt, और ये dq बाई dt ही क्या होता है? dq बाई dt होता है आपका करंट। मैक्सवेल साहब ने इसी dq बाई dt को कह दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा ये भैया जो आपका d phi E बाई dt इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस dq बाई dt को उन्होंने कह दिया आपका id। आपका क्या कह दिया उन्होंने? dq बाई dt को id यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट id की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E, एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E बाई dt। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि मैथमेटिकली भी उन्होंने दिखाया कि कैसे इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E बाई dt। ये क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वेरी कर रहा होता है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा होता है। वेरी क्यों कर रहा होता है? क्योंकि चार्ज धीरे धीरे आपका स्टोर हो रहा होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। आई बात समझ में? तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट फ्लोइंग, और द डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट? तो अब देखते हैं कि भाई साहब जब आपने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कर लिया, id इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू d phi E बाई dt, जब आपने ये डिफाइन कर लिया तो क्या इस चीज के डिफाइन करने से आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई देखो किरचॉफ्स करंट लॉ तो आपका भाई दिखने लगा कि भाई चलो ठीक है, इधर से भी करंट आया, और अगर आप बोल रहे हैं कि id यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में फ्लो कर रहा है, तो हाँ चलो ठीक है, यहां से इतना करंट आया और यहां से id आपका डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। एक जो दिक्कत हो रही थी किरचॉफ्स करंट लॉ के साथ, वो तो आपका वैलिड हो गया। दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपका था, वो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या आईडी को डिफाइन करने से वैलिड हुआ? क्या एम्पियर सर्किटल लॉ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो वैलिड नहीं हो पा रहा था बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, क्या अब वो वैलिड होगा? तो चलो देख लेते हैं। पहले इसको वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो।
तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की आपकी वैल्यू आई थी ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e by dt। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन करने से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ भी वैलिड हो जाता है थ्रू आउट द सर्किट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। यही होता है। अब अगर हम I, जब ये आपका म्यू नॉट इनटू I था तो आपको लग रहा था कि यहां पर आपका एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। तो अब मैक्सवेल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो I है ना, इसको आप I मत लिखो, इसको आप लिखो IC प्लस ID। इसको आप लिखो IC प्लस ID। IC क्या है? कंडक्शनल करंट। कंडक्शनल करंट मतलब करंट फ्लोइंग इन द वायर्स। जो करंट इस तार के बीच से तार के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको उन्होंने कह दिया ये है आपका कंडक्शनल करंट। और जो करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर फ्लो कर रहा है उसको उन्होंने कह दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और कहा कि म्यू नॉट इनटू Y को आप लिखो IC प्लस ID। जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ इन वायर्स पे लगा रहे होंगे, जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ इन वायर्स के किसी पॉइंट पर आप लगा रहे होंगे, किसी पाथ पर आप लगा रहे होंगे, तो वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। और जब आप यही एम्पियर सर्किटल लॉ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर लगा रहे होंगे तो वहां पर आपका IC जीरो हो जाएगा, यानी कंडक्शनल करंट जीरो हो जाएगा। मतलब वायर्स पे लगाओ, क्योंकि वायर्स में आपका सिर्फ कंडक्शनल करंट फ्लो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां नहीं है। तो फॉर वायर्स वी विल टेक ID equal to 0 and between the plates of the capacitor we will do what? We will do IC, we will take IC equal to 0, that is हम कंडक्शनल करंट का वैल्यू जो है वो 0 ले लेंगे और यहां पर आपका ID रह जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करा और डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करके ये जो एक दिक्कत क्रिएट हो रही थी उन दोनों दिक्कतों को किरचॉफ्स करंट लॉ को भी जस्टिफाई किया और एम्पियर सर्किटल लॉ को भी जस्टिफाई किया। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने ये देख लिया, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आ गया कि कैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हमें भले ना दिख रहा हो बट एक डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करता है जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi e by dt, जहां phi e क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो आई होप कि अभी तक आपने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक पढ़े, क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े? सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे देखा? हमने फैराडे का लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने लेंज का लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने मोशनल EMF पढ़ा, फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने दो केसेस देखे। क्या क्या थे दो केसेस? पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, और फिर हमने देखा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस x। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, और एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने कॉइल्स को, इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसी इंडक्टर को, उसी कॉइल्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और ये कनेक्ट करने के बाद, कनेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कितनी होती है और हम कैसे निकालते हैं। फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का वैल्यू डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड कितनी होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड को पढ़ने के बाद हमने लास्ट टॉपिक जो अभी पढ़ा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, कि कैसे मैक्सवेल साहब ने जो किरचॉफ्स करंट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ जो वैलिड नहीं हो रहे थे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कैसे उसको डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करके वैलिड करा। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। आपने उसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। नोट्स को रिवाइज करिए, डेरिवेशंस को चेक करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।